Hello friends, welcome to our YouTube channel of Pahalwan Gurudeen Group of Institute. I am Ilyas Ali, designated as Assistant Professor of Pahalwan Gurudeen Group of College in Agriculture Department. सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक पूरा देखें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कॉटन क्रॉप के इंसेक्ट और पेस्ट की, यानी कपास के कीड़े की, जो सबसे ज़्यादा कपास की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कपास को अत्यधिक नुकसान पहुंचाने वाला जो कीट है उसको स्पॉटेड बॉलवर्म यानी धब्बेदार सूंडी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम चितकबरी सूंडी भी होता है। इसके जो पोषक पौधे हैं वो कपास, भिंडी, सन, गुड़हल और मालवेसी कुल के और भी अन्य पौधे हैं। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है यह भारतवर्ष के अतिरिक्त लंका, बर्मा, पाकिस्तान, मिस्र तथा अफ्रीका में भी मिलता है। भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, मद्रास, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा पंजाब आदि प्रांतों में इस कीट की अधिकता देखी गई है। बात करते हैं इसकी क्षति प्रकृति की। यह कीट लगभग पूरे वर्ष सक्रिय रहता है, हालांकि इनकी संख्या सर्दियों में कम हो जाती है। इसकी केवल सूंडी ही हानिकारक होती है, जिसके काटने तथा चबाने वाले मुखांग होते हैं। इस कीट के द्वारा बहुत ही अधिक क्षति होती है। लेफ्रॉय 1906 ने तो यहाँ तक कहा है कि इनके द्वारा टिड्डियों से भी ज़्यादा अधिक हानि होती है। इस कीट से होने वाली क्षति का अनुमान लगाना वैज्ञानिकों ने अलग अलग लगाया है। एग्जाम्पल क्लास्टन 1927 के अनुसार 20 से 40% तथा मिस्र में 1935 में यह कीट 40 से 50% तक हानि पहुंचाने की कगार पर था। इसकी मादा पौधों के कोमल अंगों में अंडे देती है, जिससे छोटी छोटी सूंडियां निकलकर पहले कोमल पत्तियों को खाती हैं तथा बाद में मुलायम टहनियों में छेद करके सुरंग बनाकर रहती हैं। फलस्वरूप कोमल टहनी मुरझाकर लटक जाती है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। इसके पश्चात सूंडी, फूल तथा कलिकाओं के निकलने पर उनमें आक्रमण अटैक करती है, जिससे कलियां झड़ने लगती हैं तथा उनमें सड़न भी प्रारंभ हो जाती है। कपास के छोटे छोटे गोले में छेद करके सूंडी अंदर घुस जाती है तथा प्रवेश द्वारा मल से बंद कर देती हैं। इन्हीं गोलों के अंदर सूंडी बीजों तथा गूदों को भी खाती है। छोटे गोले तो सड़कर पेड़ से झड़ जाते हैं, जबकि बड़े गोले पकने से पहले ही खुल जाते हैं, जिनमें कि अन्य सूक्ष्म जीव का आक्रमण हो जाने की संभावना रहती है। इन गोलों से बहुत ही खराब किस्म की रुई निकलती है। इस प्रकार की रुई की किस्म एवं उपज दोनों पर ही इस कीट के आक्रमण का प्रभाव पड़ता है। अधिक आक्रमण होने पर इसकी क्षति 80% तक हो जाती है। बात करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री की, यानी इसके जीवन इतिहास की। तो इस कीट के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं: अंडा, सूंडी, कृमिकोश और प्रौढ़। बात करते हैं एग यानी अंडे की। प्रौढ़ बनने के 2-3 दिन बाद नर तथा मादा कीट आपस में मिलते हैं तथा दूसरे दिन मादा अंडे देना शुरू करती है। अंडे
पौधे के मुलायम भागों, पत्तियों, कलियों, फूलों आदि पर दिए जाते हैं। अंडे प्रायः अलग अलग हो जाते हैं। मादा अपने जीवन काल में 200 से 500 अंडे तक दे सकती है। प्रत्येक अंडा 1 मिलीमीटर व्यास का पीला और हरी धारी लिए हुए होता है। अंडा गर्मियों के दिनों में 3 से 4 दिनों में तथा सर्दियों के दिन में 8 से 9 दिन में पक कर के फूट जाता है। बात करते हैं इसकी सूंडी की। सूंडी अंडे से निकलते ही हल्के सफ़ेद रंग की होती है, जिसका सिर काला तथा शरीर में छोटे छोटे रोम होते हैं। इसकी लंबाई इस समय लगभग 1.2 से 1.3 मिलीमीटर तक होती है। सूंडी केवल 24 घंटे तक ही बाहर रहती है। इसके पश्चात पत्तियों, फूलों और कलियों के अंदर घुस जाती है। यह 3 से 4 बार ही अपनी त्वचा का निर्मोचन करती है और अपने आप को पूर्ण विकसित करती है, जिसकी लंबाई 22 से 25 मिलीमीटर तक हो जाती है। सूंडी अवस्था में ही दोनों जातियां इंसुलाना को पहचाना जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं इसके कृमि कोश की। सूंडी मटमैले रंग का कोश बनाती है, जिसका अगला सिरा चौड़ा और रेशेदार तथा पिछला छोटा यानी सकरा होता है। इसकी लंबाई लगभग 12 मिलीमीटर तथा चौड़ाई 4 से 5 मिलीमीटर तक हो जाती है। कोशावस्था गर्मियों तथा बरसात में 5 से 15 दिन तक और सर्दियों में 18 से 30 दिनों तक की होती है। इसके पश्चात इनके प्रौढ़ यानी एडल्ट इंसेक्ट निकलते हैं। अब इसके बाद चर्चा करते हैं एडल्ट यानी प्रौढ़ की। यह कीट लगभग 12 मिलीमीटर लंबा होता है, जिसका पंख विस्तार 21 मिलीमीटर तक होता है। इनका सिर छोटा, बड़ी बड़ी आँखें और 2 जोड़ी पंख होते हैं। अगले पंखों के मध्य में एक चौड़ी हरी धारी होती है, जबकि पिछली जोड़ी पंख सफ़ेद होते हैं। इसका शरीर गुलाबी रंग का होता है। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल यानी नियंत्रण की। तो फसल की कटाई के पश्चात खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से जोत देना चाहिए, ताकि इसमें जो छिपी हुई सूंडियाँ होती हैं वो मर सकें। खेत के पास उग रहे मालवेसी कुल के पौधों को नष्ट कर देना चाहिए तथा कीट ग्रसित पत्तियां, टहनी आदि को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। पौधों की जो फुनगी होती है मुरझाकर लटकी हुई दिखाई देने पर उसे तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए तथा पत्तियों, टहनियों आदि को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। इसके बाद जो केमिकल यानी रसायन होते हैं, थायोमिटान 25 सीसी 1.25 लीटर की मात्रा से हमें पेड़ पर छिड़कना चाहिए। इंडोसल्फान 35 सीसी, फेनिट्रोथियान, डायमेक्रॉन, कार्बारिल 50% डस्ट, इन सब रसायनों का प्रयोग हम इसके कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ प्राकृतिक शत्रु भी हैं जो इन कीटों का सेवन करके इस पर कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार से जो इस कीट की कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वह गर्मियों के दिनों में 21 से 35 दिनों की होती है और सर्दियों के दिनों में 34 से 65 दिन की होती है। इस प्रकार ये एक वर्ष में, एक साल में अपनी कम से कम 7 से 8 जनरेशन को, पीढ़ियों को जन्म देते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के उसको आप लिख सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू।